हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सॉइल। सॉइल को हम शुद्ध हिंदी में मृदा कहते हैं और सामान्य भाषा में हम इसे मिट्टी कहते हैं। Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिन पे हमारा जीवन निर्भर करता है, जैसे कि हवा, सूरज का धूप। वैसे ही मतलब ये सारे कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। वैसे ही मिट्टी, इन सारे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस में से मिट्टी भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये प्लांट्स के ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। प्लांट्स के रूट्स को ये अपने अंदर इसको फर्मली मिट्टी पकड़ के रखता है और प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पानी की जो आवश्यकता होती है, उन सारी चीज़ों की कमी मिट्टी पूरा करता है पौधों के लिए, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। बहुत सारे जीवों का घर होता है मिट्टी। मिट्टी में बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं। मिट्टी कृषि के लिए आवश्यक है। कृषि हम सभी को खाना देता है, सभी को कृषि खाना देता है, कपड़ा देता है और घर देता है, आसरा देता है। इसलिए मिट्टी जीवन का एक अभिन्न अंग है। पहली बरसात के बाद जो जमीन से जो खुशबू आती है वो काफ़ी सुहानी होती है। Soil teeming with life. One day, during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. Soil teeming with life का मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर भी जीवन होता है। एक दिन बरसात के मौसम में पहेली और बूझो ने ऑब्जर्व किया कि एक अर्थवर्म को हिंदी में हम केचुआ कहते हैं, मिट्टी के अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। पहेली सोच में पड़ गई कि केचुए के अलावा और भी दूसरे जीव मिट्टी के अंदर में रहते हैं। ये चलिए हम आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। You can use a hand lens, examine each sample carefully and fill in table 9.1. Discuss your observations with your friends. Are the soil samples collected by your friends similar to the ones collected by you? Bujo and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of the uses of soil. आप अलग अलग मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए। अलग अलग जगह से आप कुछ मिट्टी आप गार्डन से ले लीजिए, कुछ मिट्टी आप सड़क के किनारे से ले लीजिए, कुछ मिट्टी आप कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से ले लीजिए। तो आप अलग अलग जगहों से मिट्टी के सैंपल्स को लेकर के आइए और उन्हें ध्यान से उनको देखिए, उनको वॉच की, उनको ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली। एक हैंड लेंस ले लीजिए ताकि आप चीज़ों को बड़े आकार में आप देख सकें। और आप जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं मिट्टी को ध्यान से देखने के बाद आप उसका चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। आपने जो सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किया है, क्या आपके जो दोस्तों ने सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किया है, क्या बिल्कुल मतलब मिलता जुलता है, एक जैसा है? बूझो और पहेली ने मिट्टी को बहुत अलग अलग तरीकों से उसका एंजॉय किया।
मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी को अलग अलग तरीके से उसका मिट्टी का उपयोग किया, उसके साथ एंजॉय किया, मिट्टी के साथ खेलना इन्हें काफ़ी अच्छा लगा। ये जो टेबल है, इस टेबल में आप क्या कीजिए, अलग अलग जगह से आप मिट्टी को कलेक्ट कीजिए। मिट्टी को कलेक्ट करने के बाद ध्यान से आप देखिए, लेंस में आप देखिए, और उसके बाद आप जो पाते हैं, आप उसमें प्लांट्स के क्या चीज़ पाते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड क्या चीज़ें पाते हैं, एनिमल से रिलेटेड क्या चीज़ें पाते हैं, आप इसमें, आप इस चार्ट में आप लिखिए। आप कुछ छोटे छोटे जीव जैसे कि जैसे कि चींटियां हैं, चींटा, चींटी, अर्थवर्म, ये सब तो आप ऐसे भी सामान्य, आप कहीं आप अपने बागवानी में आप घूम रहे होंगे तो आपको ये सारे छोटे छोटे जीव आपको दिख जाएंगे। आप एक लिस्ट बनाइए कि मिट्टी से और क्या क्या, मिट्टी का क्या क्या यूज़ है, उनका आप लिस्ट बनाइए। आई wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. अब आपने जो सैंपल, ये पहेली सोच रही है कि जो सैंपल कलेक्ट किया है बच्चों ने, जो पहेली ने जो सैंपल कलेक्ट किया, उसमें से जो सैंपल रोड साइड से लेकर के आए थे, कुछ सैंपल्स गार्डन से लेकर के आए थे, उनमें पहेली को कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं दिखी, कुछ पॉलीथीन बैग्स दिखा। तो पहेली सोच रही है कि आखिर ये सारी चीज़ें इसमें कहाँ से आ गई, मिट्टी में कहाँ से आ गई। Polythene bags and plastics pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स ये मिट्टी को दूषित कर देते हैं, उनमें रहने वाले जीवों को मार भी देते हैं। इसलिए पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स को बैन करने की मांग उठ रही है। लोग चाहते हैं, आप ऐसे भी देखते होंगे, पहले लोग जब बाजार में जाते थे तो वो पॉलीथीन बैग्स मांगते थे, लेकिन आज के समय में अगर कोई पॉलीथीन बैग देता है तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि वो मना कर देते हैं, वो अपने साथ बैग कैरी करते हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस जग रहा है, और अवेयरनेस जगने के चलते लोग ये चाहते हैं कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स बैन हो जाए। दूसरी चीज़ें जो कि मिट्टी को दूषित करती है, वो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाई छीटी जाती है, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, छोटे छोटे पेस्ट को मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी मिट्टी को दूषित करती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल्स को मिट्टी में छोड़ने से पहले उनमें से जो भी हानिकारक चीज़ें हैं, ट्रीटेड का मतलब है उनमें से जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि मिट्टी को हार्म करे, उन चीज़ों को वहाँ से सेपरेट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उसके बाद मिट्टी में डालना चाहिए। पेस्टिसाइड्स के यूज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए, उसके यूज़ को कम किया जाना चाहिए। I want to know whether soil from a field can be used to make toys. मैं जानना चाहता हूँ कि किसी मैदान से लाई गई मिट्टी क्या खिलौने बनाने के उपयोग में लाया जा सकता है। सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी का जो अलग अलग लेयर्स होता है उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज्ड। मिट्टी अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और ये एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि लेयर्स किस तरीके से अरेंज्ड होता है।
Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler 3/4 filled with water and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards, observe it and answer the following questions. Do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler? Draw a diagram showing these layers. Are there some dead rotting leaves or animal remains floating on water? The rotting dead matter in the soil is called humus. एक्टिविटी 9.2 इसमें क्या करना है कि आप थोड़ा मिट्टी ले लीजिए, उसमें जो ढेला जैसा जो चीज मिट्टी होगा उसको तोड़ करके फोड़ करके उसको पाउडर बना दीजिए। एक गिलास पानी लीजिए, वो पानी मतलब ग्लास में पानी 3/4 भरा होना चाहिए। उसमें क्या कीजिए, एक मुट्ठी आप मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद एक स्टिक से आप उसको हिलाइए। उसको मिट्टी को अच्छे से मिला देने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने के बाद आप ग्लास में जो पानी है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको आप क्या 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 ऑब्जर्व करेंगे उसमें, तो आप उसमें देखिए कि क्या उसमें अलग अलग साइज के हिसाब से क्या पार्टिकल्स का अलग अलग लेयर बन गया है। आप एक डायग्राम बनाइए, यहाँ इसको यूज़ करके ऊपर में ये ग्लास के साथ ये पूरा लिखा हुआ है, ये आप डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या उसमें सड़ी हुई पत्तियों की या फिर कुछ जानवरों के अवशेष हैं, क्या कुछ तैरते हुए आपको ऊपर दिख रहा है। सड़ी हुई जो पौधे होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं, उनसे जो बना हुआ चीज़ होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind after the wind, water and climate. This process is called weathering. आप शायद ये जानते हैं कि हवा का, पानी का घर्षण रॉक्स के ऊपर होता है और क्लाइमेट का असर होता है रॉक्स के ऊपर, जिससे कि मिट्टी तैयार होता है और इसको हम वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। किसी भी मिट्टी का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसे हम तब जान पाएंगे जब हमको पता होगा कि वो किस रॉक से वो बन के आया है। जिस रॉक से मिट्टी बना होता है, मिट्टी का नेचर उसी हिसाब से होता है और मिट्टी में जिस तरह का वनस्पति उगता है उस हिसाब से भी मिट्टी का प्रकृति होता है। A vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. Each layer differs in feel in bracket texture. ये देखिए, ये वर्टिकल लेयर्स है, अलग अलग जो ये लेयर्स है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और आप देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स में मिट्टी का जो पार्टिकल्स है, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं, उनके साइज अलग अलग हैं। ये आप देखेंगे वर्टिकल सेक्शन, ये सीधा है इसलिए वर्टिकल सेक्शन।
color, depth and chemical composition. ये जो आप अलग अलग लेयर्स देख रहे हैं, ये लेयर्स, इनका कलर अलग होता है, इनके अलग अलग कलर अलग होते हैं, इनका अलग अलग गहराई होता है, और इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब इनके अंदर जो रासायनिक चीज़ें होती है वो अलग अलग होती हैं। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजन्स। इन लेयर्स को हम हॉरिजन्स कहते हैं। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look at the sides of the recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil. 2. Such a view enables us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of a road, on a hill or at a steep river bank. हम लोग सामान्यतः ऊपर का, मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर होता है उसी को देखते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है, टॉप सरफेस जो होता है, ऊपर से हम लोग मिट्टी को देखते हैं। लेकिन अगर हमको मिट्टी के अलग अलग लेयर्स को अगर हमको देखना है, इसके प्रोफाइल को अगर हमको जानना है, तो उसके लिए अगर कोई आसपास में कोई खड्डा खुदा हुआ होगा, तो अगर हम उसके अंदर में ठीक से ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये आपको लेयर्स आपको दिख जाएगा। या तो उधर से आप देख लीजिए, हम लोग अगर कहीं पे कोई एक कुएं की खुदाई हो रही है तो उसमें भी आपको अलग अलग मिट्टी का लेयर्स दिख जाएगा। कहीं पे कोई फाउंडेशन अगर बनाया जा रहा है किसी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन भी बनाते हैं तो उसके लिए भी ज़मीन के नीचे में खड्डा खोदते हैं, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड, के किनारे आपको दिख जाएगा, किसी पहाड़ी के किनारे आपको दिख जाएगा। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. जो ऊपर का, जो सबसे ऊपर का जो हॉरिजन होता है उसमें ह्यूमस होने की वजह से वो कलर वो डार्क कलर का होता है, और ह्यूमस और मिनरल्स होने की वजह से ऊपर का जो लेयर होता है वो डार्क कलर का होता है। द ह्यूमस मेक्स द soil fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called the top soil or the A horizon. ये जो टॉप सॉइल होता है इसके अंदर में ह्यूमस होता है, और ह्यूमस होने के चलते ये फर्टाइल होता है। ये जो लेयर होता है ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, मतलब इसके अंदर में छोटा छोटा छेद होता है। ये पानी को रिटेन कर सकता है, मतलब पानी को ये रोक के रख सकता है। इसको हम टॉप सॉइल कहते हैं जिसमें कि ह्यूमस होता है। दिस प्रोवाइड्स shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. ये बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं। ये जो टॉप सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि आपको चूहा हो गया, वॉर्म्स हो गया, छुछुंदर हो गया, ये सभी छोटे छोटे जानवर आपको ऊपर के टॉप लेयर्स में आपको मिल जाएंगे। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनका जो रूट्स होता है वो टॉप सॉइल में पूरा का पूरा समाया होता है। The next layer has a lesser amount of humus but more of minerals. This layer is generally harder
and more compact and is called the B horizon or the middle layer. ए हॉरिजन के नीचे का जो लेयर होता है उसके अंदर में ह्यूमस कम होता है, लेकिन उसमें मिनरल्स ज़्यादा होता है। ये लेयर ऊपर की लेयर के तुलना में ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ये ज़्यादा सघन होता है, घना होता है, और इस लेयर को हम बी हॉरिजन कहते हैं। इसको हम मिडिल लेयर भी कहते हैं। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। जो तीसरा लेयर होता है उसको हम सी हॉरिजन कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे पत्थर के ढेले होते हैं और उसमें दरारें होती हैं। सी हॉरिजन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये है आपको सी हॉरिजन, ये देखिए क्रेविसेस, क्रीक्स। तो इसमें सी लेयर में जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उसमें दरारें होती हैं, क्रैक्स होता है, क्रैक्स एंड crevices. Below this layer is the bedrock, which is hard and difficult to dig with a spade. सी हॉरिजन के नीचे में होता है bedrock, ये वाला लेयर, इसे हम bedrock कहते हैं। ये लेयर काफ़ी हार्ड होता है और इसे खोदना कुदाल से मुश्किल होता है। सॉइल टाइप्स, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. जैसा कि आप जानते हैं कि रॉक्स का जो वेदरिंग होता है, मतलब उनके ऊपर विंड्स, रेन और क्लाइमेट का जो एक्शन होता है, जो उसके अंदर जो घिसावट होता है इनके एक्शन से, और उससे टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये पार्टिकल्स अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं। These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock. अब इसमें जो बड़े पत्थर के घिसावट से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बनते हैं वो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, मतलब अलग अलग साइज़ के मटेरियल्स होते हैं। उसमें बालू होता है, क्ले होता है, बालू क्ले चिकनी मिट्टी हम कहते हैं। अब इसमें बालू और क्ले दोनों का कितना अनुपात है मिट्टी के अंदर में, वो डिपेंड करता है कि वो मिट्टी किस रॉक से टूट करके बना है। The mixture of rock particles and humus is called the soil. रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के मिक्सचर को हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। कुछ ऐसे जीवित प्राणी हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट के रूट्स, केंचुए, ये मिट्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस।
ये जो मिट्टी है इसको जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, ये मिट्टी को क्लासिफाई किया गया है उनका जो अलग अलग मिट्टी का जो अलग अलग साइज़ है उस बेसिस पे, उसके आधार पे मिट्टी को क्लासिफाई किया गया है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर मिट्टी में बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उन्हें हम सैंडी पार्टिकल्स कहते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर मिट्टी के अंदर में महीन पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो उन्हें हम क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम देन द सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी। अगर मिट्टी के अंदर में बड़े बड़े पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स की मात्रा बराबर में है तो उस तरह की मिट्टी को लोमी सॉइल कहते हैं। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लोमी। इसलिए मिट्टी को हम सैंडी, क्लेई और लोमी में बांट सकते हैं। The sizes of the particles in a soil have a very important influence on its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit closely together. So there are large spaces between them. These spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles, so sandy soils tend to be light, well aerated and rather dry. मिट्टी के अंदर में जो मिट्टी का जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है उसका मिट्टी के ऊपर काफ़ी असर होता है। जैसे कि सैंड पार्टिकल्स जो होता है उसके अंदर में जो सैंड पार्टिकल्स जो होता है, मिट्टी के अंदर में जो सैंड पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके चलते कि उसके अंदर में खाली स्पेस ज़्यादा होता है और वो वेल एयरेटेड होता है। कहने का मतलब है कि उसके अंदर में काफ़ी हवा होता है और वो पानी को होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर में नहीं होता है। पानी उसके ज़रिए उसके अंदर से तुरंत ड्रेन होके निकल जाता है। इसलिए जो सैंडी सॉइल होता है वो हल्का होता है, हवादार होता है और सूखा हुआ होता है, क्योंकि वो पानी को रिटेन नहीं कर पाता है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। अब जो क्ले पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है, उसके पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स की तुलना में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और वो पैक्ड होने के चलते उसके अंदर में स्पेस कम होता है और जिसके चलते उसके अंदर में हवा नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम स्पेस होता है हवा के लिए। अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। सैंडी सॉइल में जिस तरह से मिट्टी में जिस तरह से मिट्टी में क्या होता है कि वो पानी, सैंडी सॉइल पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, लेकिन क्लेई सॉइल क्या करता है कि ये अपने अंदर में जो छोटा छोटा जो स्पेस होता है उसमें वो पानी को ये होल्ड कर लेता है और जिसके वजह से वो पानी जगह ले लेता है तो जो भी थोड़ा सा जगह होता है उसमें हवा रह नहीं पाता है। बट दे आर हेवी एज दे होल्ड मोर वाटर दैन द सैंडी सॉइल्स। और ये हेवी होता है, ये हेवी इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा पानी को होल्ड कर लेता है सैंडी सॉइल के तुलना में। सैंडी सॉइल हल्का होता है क्योंकि उसके अंदर में वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, पानी ड्रेन कर जाता है,
वो एरेटेड होता है, पर इसमें क्लेई सॉइल कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट होने के चलते इसके अंदर में हवा के लिए जगह कम होता है, लेकिन वो भी जो थोड़ा सा जगह होता है उसमें वो पानी को भर लेता है, और पानी को भर लेने की वजह से उसके सैंडी सॉइल के तुलना में क्लेई सॉइल ज़्यादा भारी होता है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. Silt occurs as a deposit in river beds. The size of the silt particles is between those of sand and clay. The loamy soil also has humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of plants. सबसे बढ़िया टॉप सॉइल में सबसे बढ़िया जो प्लांट्स को उगाने के लिए, जो सबसे पौधों को उगाने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी लोमी सॉइल होता है, क्योंकि इसके अंदर में ये सैंड, क्ले और एक दूसरे तरह का मिट्टी होता है, उसे हम सिल्ट कहते हैं, और इसका साइज़ सैंड और क्ले के बीच में होता है। इन 3 तरह के पार्टिकल से बना हुआ ये मिट्टी होता है। लोमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है। इसमें ये राइट क्वांटिटी में, मतलब जितना ज़रूरत है उतनी मात्रा में ये पानी को होल्ड भी कर लेता है, और इससे क्या होता है कि प्लांट के लिए ग्रोथ इसमें आसान होता है। प्लांट के ग्रोथ के लिए ये सपोर्टिव है। आई वॉन्ट टू नो वॉट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटकास एंड सुराहीज़। बुझो जानना चाहता है कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी को यूज़ में लाया जाता है। मटका और सुराही बनाने के लिए क्लेई सॉइल यूज़ में लाया जाता है, क्योंकि क्लेई सॉइल को हम, मतलब जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हम उसको मतलब बना सकते हैं, उसका हम मतलब उस आकार में हम उसको ढाल सकते हैं। Activity 9.3 collect samples of clay, loamy and sandy soils. Take a fistful of soil from one of the samples. आप क्लेई सॉइल का, लोमी सॉइल का और सैंडी सॉइल का आप अलग अलग सैंपल ले लीजिए। एक जगह क्लेई सॉइल ले लीजिए, एक जगह लोमी सॉइल ले लीजिए, एक जगह सैंडी सॉइल ले लीजिए। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स। उसमें से किसी एक में से आप एक मुट्ठी मिट्टी आप ले लीजिए। रिमूव एनी पीबल्स, रॉक्स एंड ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट। उसमें से कुछ अगर बड़ा बड़ा कंकड़ है, कंकड़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, ग्रास ब्लेड है, तो आप उसको निकाल दीजिए। ग्रास की पत्तियां हैं, घास की पत्तियां हैं, तो आप उसको निकाल दीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके, जैसे आटा गूंथते हैं आप उसको भी गूंथिए। ऐड जस्ट एनफ वाटर सो दैट ए बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल ऑन ए फ्लैट सर्फेस। रोल दिस ball into a cylinder. Try to make a ring from this cylinder. Repeat this activity with other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? अब ये तीन तरह का जो मिट्टी आपने लिया है, क्लेई, लोमी और सैंडी, इन तीनों मिट्टी में से आप एक मुट्ठी पहले आप क्लेई का ले लीजिए या फिर लोमी का ले लीजिए। तीनों को अलग अलग मुट्ठी में लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स जो है आप उसको हटा लीजिए। हटाने के बाद उसको आटे की तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप गूंथिए। उसमें से आप देखिए कि कौन मिट्टी जो है गूंथने के बाद उसमें पानी डाल करके ये अलग अलग साइज में आप उसको ढालिए। कौन सा मिट्टी ऐसा है जो कि बन जाता है। आप इसमें से आप देखेंगे कि क्लेई सॉइल, आप उसको अलग अलग आप उसका रिंग बना सकते हैं, आप उसको फ्लैट बना सकते हैं, आप उसको एक शेप दे सकते हैं।
लेकिन सैंडी सॉइल के लिए मुश्किल है। बेस्ट इसके लिए आपको क्लेई सॉइल बेस्ट फिट होगा। इसलिए पॉट्स बनाने के लिए आपको क्लेई सॉइल बेस्ट फिट होगा पॉट्स या फिर टॉयज बनाने के लिए। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज एंड स्टैच्यूज। अब आप ये अलग अलग सॉइल के ऊपर जो आप प्रयोग करेंगे उससे आप पाएंगे कि क्लेई सॉइल इज बेस्ट फिटेड टू मेक पॉट्स टॉयज एंड स्टैच्यूज। Properties of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. आपने मिट्टी का अलग अलग यूज़ में हम कैसे ला सकते हैं उसका आपने एक लिस्ट बनाया है। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। परकुलेशन रेट मतलब कि परकुलेशन मतलब छोटा छोटा छेद से पानी जो चू के निकल जाता है, पानी जो पार होकर के निकल जाता है, वो अलग अलग मिट्टी के साइज़ के हिसाब से वो परकुलेशन रेट अलग अलग होता है। तो किस तरह की मिट्टी से कितना पानी जल्दी पार होके निकल जाता है वो हम इसमें चेक करेंगे। बूझो एंड पहेली मार्क्ड 2 different squares of 50 centimeter and 50 centimeter each, one on the floor of their house and the other on the kacha road. They filled 2 bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottles. They emptied the water from the bottles, one each at the same time, in the 2 squares. They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was absorbed. Bujo wondered why there was a difference in the absorption of water in the 2 squares. देखिए ये परकुलेशन रेट से पता चलेगा कि मिट्टी कौन पानी कितना एब्जॉर्ब कर पाता है। बुझो और पहेली ने क्या किया कि 2 स्क्वायर मार्क किया। एक स्क्वायर तो अपने छत पे मार्क किया और दूसरे स्क्वायर रोड के किनारे कच्चे सड़क पे उसने मार्क कर दिया। रोड मतलब कच्चे सड़क के ऊपर ही, वो अनपेव्ड रोड मतलब कि वो कच्चा सड़क, मिट्टी का सड़क, मिट्टी के सड़क के ऊपर उसने एक स्क्वायर मार्क कर दिया उन दोनों ने, और 2 सेम साइज का बोतल ले लिया और दोनों में एक ही मात्रा में पानी डाला और एक ही समय एक बोतल में एक स्क्वायर में पानी डाला और उसी समय दूसरे बॉटल से दूसरे स्क्वायर में पानी डाला। तो उसने जो इन लोगों ने जो पहेली और बूझो ने जो पानी छत पे जो डाला वो तुरंत ड्रेन होके बाहर निकल गया, लेकिन जो पानी इन लोगों ने कच्चे सड़क पे जो डाला, मिट्टी का कच्चा सड़क के ऊपर जो डाला, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब बूझो सोच रहा है कि ये डिफरेंस क्यों है, पानी के एब्जॉर्प्शन 2 स्क्वायर में ये डिफरेंस क्यों हुआ, छत पे क्यों उसका पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ लेकिन कच्चे सड़क पे पानी एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। नेम द टीम्स ए, बी एंड सी। एक एक्टिविटी कीजिए, इसमें 3 टीम बनाइए और तीनों टीम का नाम ए, बी, सी और दे दीजिए।
You will be finding out how fast the water passes down the soil. You will need a hollow cylinder or a pipe. आपको ये पता करना है कि मिट्टी से पानी कितने कितने समय में पार होके निकल जाता है। आपको चाहिए क्या, एक खोखला सिलेंडर चाहिए या फिर एक पाइप चाहिए। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। ध्यान में क्या रखना है कि तीनों टीम के पास जो पाइप्स है उसका डायमीटर सेम होना चाहिए। सम सजेशंस फॉर द ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। इस तरह का पाइप बनाने के लिए आप इफ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। एक टीने का आप कैन ले लीजिए और उसको नीचे से काट दीजिए। इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इट डाउन 20 सेंटीमीटर long pieces and use them. पीवीसी पाइप को भी यूज कर सकते हैं आप। 5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक पीवीसी पाइप ले लीजिए और 20 सेंटीमीटर लंबाई के हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। काट करके आप एक पीवीसी पाइप से भी बना सकते हैं। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. Pour 200 ml water in the pipe slowly. For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle. आप जहाँ पे मिट्टी को इकट्ठा किए हैं वहाँ पे पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर आप ज़मीन के अंदर में गाड़ दीजिए और उसमें आप 200 मिलीलीटर पानी आप पाइप के जरिए आप धीरे धीरे उसमें डालना शुरू कीजिए। अब 200 पानी नापने के लिए आप एक 200 का खाली बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। जब आप पानी को डालना शुरू करेंगे तो आप टाइम को नोट डाउन कर लीजिए कि किस समय आपने इसको पानी डालना। आप जब आप शुरू कर रहे हैं उसी समय टाइम नोट कर लीजिए। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन। जब पूरा पानी आप डाल रहे हैं धीरे धीरे, आप उस टाइम को भी नोट कीजिए जब पूरा पानी मिट्टी से पार होकर के नीचे होकर के वो परकोलेट होकर के पार हो जाए और पानी बचे भी नहीं। आपको ध्यान में रखना है, बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पानी को डालते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पाइप के बाहर पानी नहीं गिरना चाहिए। और उसके बाद कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इसको आप ठीक से समझ लीजिए। आप 200 ml पानी आप उसमें डालना शुरू कीजिए और डालते रहिए। व्हेन सारा का सारा पानी, व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड लिविंग द पाइप एम्प्टी, पाइप को खाली कर देगा। पाइप को खाली करते हुए पाइप खाली हो जाएगा, सारा का सारा पानी बह के निकल जाएगा और उस समय जब पानी बह के पूरा निकल जाएगा तो उस समय भी आप टाइम नोट कीजिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। और इस फार्मूला को यूज़ कीजिए। परकुलेशन रेट ml पर मिनट, मिलीलीटर पर मिनट, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर in milliliter by percolation time in minute. For example, suppose that for a certain sample it took 20 minutes for 200 milliliter to percolate. मान लीजिए कि
कोई सैंपल, किसी सैंपल में आपने ये एक्टिविटी किया और उसमें 20 मिनट्स लगा 200 मिलीलीटर पानी को परकोलेट होने में, तो ये आपका रेट ऑफ परकुलेशन होगा 200 ml बाई 20 मिनट, मीन्स 10 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से पानी परकुलेट हो रहा है। मतलब 1 मिनट में 10 मिलीलीटर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। आप रेट ऑफ परकुलेशन आप अपने सॉइल सैंपल में आप इसको कैलकुलेट कीजिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विथ अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकुलेशन। और अलग अलग आपने ग्रुप में जो आपका फाइंडिंग्स है उसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। मतलब सबसे कम जो परकुलेशन रेट है उससे ज़्यादा परकुलेशन रेट वाला इस ऑर्डर में आप मिट्टी को अरेंज कीजिए। Moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? पानी के अंदर में मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर, मतलब मिट्टी के अंदर में जो पानी का जो मात्रा होता है या फिर वाटर वेपर, मिट्टी के अंदर में जो वाटर का जो मात्रा होता है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे? क्या कभी आप किसी खेती वाले ज़मीन से पास किए हैं किसी गर्मी के सीजन में? परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग। व्हाट इज इट सो? आप नोटिस किए होंगे कि जो ज़मीन के ऊपर का जो हवा है वो सिमर करता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा वो चमकते हुए फ्लो करता है। ऐसा क्यों होता है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको पता चलेगा। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ ए सॉइल सैंपल इन इट। आप एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, उसमें 2 चम्मच मिट्टी का सैंपल डालिए। हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? ऑन हीटिंग, वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, मूव्स up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. देखिए यहाँ पे है, ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर में सॉइल सैंपल डाला गया है और उसके बाद नीचे से इसको बर्नर से इसको गर्म किया जा रहा है और इसमें से वाटर वेपर निकल के यहाँ जो वॉल्स है बॉइलिंग ट्यूब का, उसके ऊपर जाके ये कंडेंस हो जा रहा है। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। अब होता क्या है कि गर्मी के मौसम में जमीन के नीचे से पानी भाप बन के जब ऊपर से निकलता है तो सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो वाटर वेपर उस सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है और उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने से वो आपको थोड़ा फ्लो करते हुए, लाइट आपको फ्लो करते हुए दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सिमरिंग। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। मिट्टी को गर्म करने के बाद आप उसको ट्यूब से बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद पुराने सैंपल से जहाँ से आपने मिट्टी को निकाला उसमें से उतना ही मिट्टी को आप फिर से कंपेयर कीजिए कि दोनों में से किसका वजन ज़्यादा है, जिस मिट्टी को आप गर्म नहीं किए हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में जो डिफरेंस है उसको आप नोट कीजिए।
Absorption of water by soil. Do all the soils absorb water to the same extent? Let us find out. नहीं, ये तो हो चुका है, सॉरी. अच्छा, ये Absorption of water by soil. Do all the soils absorb water to the same extent? Let us find out. क्या सारी हर तरह की मिट्टी एक ही मात्रा में, सेम, क्या हर तरह की मिट्टी पानी को एक ही मात्रा में एब्जॉर्ब करती है? Take a plastic funnel, take a filter paper, fold and place it as shown in the figure. Weigh 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. Pour water all over the soil. Keep pouring water till it starts dripping. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount of you started with. This is the amount of water retained by the soil. Record your results in your notebook in the following manner. Weight of soil is equal to 50 gram. Initial volume of water in the measuring cylinder is equal to U ml. Final volume of water in the measuring cylinder is equal to V ml. Volume of water absorbed by the soil is V minus U minus V ml. Weight of water absorbed by the soil is equal to U minus V gram. In bracket, 1 ml of water has weight equal to 1 gram. Percentage of water absorbed, U minus V by 50 multiplied by 100. Repeat this activity with different soil samples. Would you get the same results for all the samples? Discuss the results with your friends and answer the following question. चलिए, यहाँ पे ये है फनेल. फनेल के ही शेप में फिल्टर पेपर आप लपेट दीजिए. ड्रॉपर ले लीजिए, इसको इस तरीके से बीकर में आप डाल दीजिए. और 50 ग्राम सूखा मिट्टी आप इसके चारों तरफ, इसके ऊपर आप डाल दीजिए. उसके बाद एक पानी का एक मात्रा को आप नाप करके, एक पानी को नापने वाला कोई सिलेंडर से आप पानी का एक मात्रा आप नाप लीजिए. कुछ भी मात्रा हो सकता है. और उसमें से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को यहाँ से आप डालिए. ये जैसे फिगर में दिया हुआ है. आप इसमें तब डालते रहिए पानी जब तक कि पानी ड्रेन ना करने लगे. तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे जैसे U बता रहा है आपको, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर U से रिप्रेजेंट कर रहा है. और पानी डालने के बाद, मतलब तब तक पानी डालिए जब तक कि पानी चूने ना लगे, वो ध्यान रखिए. और उसके बाद फिर पानी को जब डाल दिए तो डालने के बाद फिर जितना पानी बचा है उसको आप नापिए. तो शुरू में जितना पानी आप डाले थे, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से माइनस कीजिए V.
मीन्स फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो बचा पानी डालने के बाद, माइनस करने के बाद जो आएगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसका जो परसेंटेज है यहाँ पे ऐसे निकलेगा, पहले जो मात्रा था जितना भी आपने पानी लिया और डालने के बाद u माइनस वी बाई 50 इंटू 100, इस फॉर्मूला से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। और ये एक्टिविटी आप अलग अलग मिट्टी का सैंपल लेकर के आप उसके ऊपर प्रयोग कीजिए और जो रिजल्ट आता है आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए और इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, मतलब कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट है। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, किस मिट्टी में सबसे कम परकोलेशन रेट है। भुजो हर्ड फ्रॉम हिज neighbor that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? Which type of soil retains the highest amount of water and which retains the least? Can you suggest any method to let more rain water percolate and reach the water underground? किस मिट्टी में परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा है, किस मिट्टी में सबसे कम परकोलेशन रेट है। भुजो ने अपने पड़ोसी से सुना है कि लगभग 8 से 10 दिन अगर बरसात हो तो तालाब का पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है। किस तरह की मिट्टी कुएं को भरने में ज़्यादा सुविधाजनक, मतलब ज़्यादा मतलब कि अच्छा होगा, कौन तरह की मिट्टी कुएं को भरने के लिए अच्छा होगा। कुएं किस तरह की मिट्टी ज़्यादा पानी, कौन तरह की मिट्टी, किस तरह की मिट्टी ज़्यादा पानी होल्ड करके रख सकती है, किस तरह की मिट्टी कम से कम पानी को होल्ड करके रख सकती है। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि रेन वाटर मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, मतलब कि क्या कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि रेन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड परकुलेट होकर के चला जाए। सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग तरह की मिट्टी हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे पाया जाता है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल। कहीं पे सैंडी सॉइल है, कहीं पे क्लेई सॉइल है, कहीं पे लोमी सॉइल है, तो अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। मिट्टी के ऊपर हवा का, बरसात का, टेम्परेचर का, लाइट का और ह्यूमिडिटी का असर होता है। दीज आर सम डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ये सभी कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, मतलब बरसात, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, हवा, जो कि मिट्टी का जो बनावट होता है, उनका जो प्रोफाइल होता है, उसके ऊपर वो अफेक्ट, असर डालता है। और मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बनावट होता है, उसके बदलाव में, उसमें बदलाव लेके आता है। द climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region.
क्लाइमेटिक फैक्टर्स और मिट्टी जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है, ये निर्धारित करता है कि कौन सी मिट्टी में किस तरह की वनस्पति होगी, किस तरह का धान, किस तरह का फसल उसमें उगेगा। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Clay और loamy soil ये दोनों गेहूं और चना उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। Such soils are good at retaining water. ये मिट्टी क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल पानी को अच्छी मात्रा में वो रिटेन कर सकते हैं। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। जो धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, मिट्टी के अंदर में क्ले भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, और उसके अंदर में पानी को होल्ड करने का, पानी को रिटेन करने का, पानी को रोकने की कैपेसिटी होनी चाहिए। For lentils and other pulses, loamy soils which drain water easily are required. मसूर के लिए और दूसरे तरह के दाल जो होते हैं उनके लिए लोमी सॉइल्स उपयुक्त होता है, क्योंकि उससे पानी निकल जाता है। क्लेई सॉइल की तरह वो पानी होल्ड करके नहीं रखता है। फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली and can hold plenty of air are more suitable. कॉटन के लिए सैंडी लोम या फिर लोम सॉइल, जिसमें से कि पानी आसानी से तो निकल जाए लेकिन वो हवा को होल्ड कर सके, हवा को पर्याप्त मात्रा में होल्ड कर सके। तो इस तरह के पौधों के लिए इस तरह की मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। किस तरह के पौधों के लिए? तो कॉटन के लिए सैंडी लोम मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल्स। कुछ अनाज जैसे कि व्हीट होते हैं उसको एकदम क्लेई सॉइल्स में उगाया जाता है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। क्योंकि क्लेई सॉइल्स में ह्यूमस होता है और ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। आप अपने टीचर्स से, आप अपने माता पिता से और फार्मर्स से आप डिस्कस कीजिए कि किस तरह की मिट्टी और किस तरह का फसल आपके आसपास की, किस तरह की मिट्टी आपके आसपास है और उस पर किस तरह का फसल उगता है। इंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2। 9.2 में आप डाटा आप लिखिए। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। किस तरह की मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। सॉइल विथ ए हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन। जिस मिट्टी में ज़्यादा मतलब चावल की खेती के लिए हायर रेट ऑफ पर्कुलेशन वाली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है या फिर लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन वाली मिट्टी। तो चावल की खेती के लिए लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन वाली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। बूझो, you seem to have forgotten what you read earlier. Go and reread the lesson again and you will find the answer. Rate of percolation में और amount of water retained मतलब कि पानी की मात्रा, पानी का जो होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है उसमें रेट ऑफ पर्कुलेशन में और पानी का होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल का पानी का होल्डिंग कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। अब पहली बुझो को बोल रही है कि जा करके पहले पढ़ो, पहले बताया गया है
और उसके बाद आंसर मिल जाएगा। यह है छोटा सा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम हिंदी में कहते हैं मिट्टी का कटाव। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। जमीन का ऊपरी सतह पानी से, हवा से या फिर बर्फ से जो बह जाता है उसे हम इरोजन कहते हैं। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट्स का जो जड़, पौधों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के, मजबूती से बांध के रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज। प्लांट्स के एब्सेंस में मिट्टी लूज हो जाता है। सो इट कैन बी मूव्ड बाई विंड एंड फ्लोइंग वाटर। अब उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी आसानी से हवा से और पानी के साथ बह जाता है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। उन जगहों पे जहां पे वेजिटेशन कम है वहां पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि डेजर्ट, खाली समतल जमीन है ना, जमीन पे किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं है। तो सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसलिए पेड़ों का काटना कम होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन कम होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि जो ग्रीन एरियाज़ है, जो हरा भरा इलाका है, मतलब पेड़ पौधों से संपन्न इलाका, वो एरिया उसमें बढ़ोतरी हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें।